देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बता दीजिएगा। Yes, sir. Sure. देखिए सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफाइन करते हैं। जैसे अपन ने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया था वैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफाइन करेंगे। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर सिंपली इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बुलाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड
और इससे r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सर वीडियो रख रही है सर आपकी। एक सेकेंड, ये यहाँ पे नेट का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, इन्होंने क्या अरेंजमेंट किया पता नहीं। ये आप लोग जो भी गलत मैसेज टाइप कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, मैं आपको इसके लिए इंस्टीट्यूट से भी बाहर निकलवा सकता हूँ अगर आप इस ओके भ्रम में सर। हो कि आप कोई भी मैसेज जो है वो टाइप करोगे। ये ध्यान रखिए आप सब। चैट इसलिए मैंने ओपन रखा है ताकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकें। अगर कोई भी गलत मैसेज आपने टाइप किया है, मैं आपको बाहर करवाऊंगा एकदम। यस सर, ये सॉरी सर। ध्यान रखिए। मोहित, अगर दोबारा तुमने कोई भी मैसेज टाइप किया तो मैं बाहर करूंगा तुमको। सर वो सर जतिन को सर जरा सर वेटिंग रूम से ले लो सर, कॉल आ रहा है सर उसको। देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है और इससे 8 डिस्टेंस पे किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका मैग्नीट्यूड कम रखे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्रिएट होगा उसकी वजह से कैपिटल क्यू आपका अफेक्ट नहीं होगा। तो अगर अपन टेस्ट चार्ज स्मॉल लेते हैं तो उसका जो है वो भी आपका काफी स्मॉल होगा। और कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। हाँ सर ऑडियो वीडियो दोनों अटक रही है आपके काफी। ये सर यस लैग हो सर। रहा है सर, यस ऑडियो सर। में भी और वीडियो में भी सर। ये इंस्टीट्यूट जो है उसी का नेट यूज कर रहा हूँ मैं, मेरा खुद का इंटरनेट भी ऑन है। तो क्या ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक बार कंटिन्यू करता हूँ मैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बता दीजिएगा, फिर रूम चेंज होगा उसमें दूसरे रूम में देख लेंगे अगर सही से चल पाता है तो। देखिए ध्यान दीजिएगा, कैपिटल क्यू जो है उसकी वजह से अपने को आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अपन आर डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज पुट करेंगे। इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड अपन काफी स्मॉल रखते हैं, क्यू इज टेंडिंग टू 0। अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड आप स्मॉल रखोगे तो उस केस में टेस्ट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी वजह से ये जो बच्चे हैं जो भी आपके कर रहे हैं, मैं एक बार आपको पूरा ही बैच को मैं रिपोर्ट कर देता हूं ताकि आप लोग जो है वो सही से क्लास अटेंड कर पाए।
क्योंकि आप लोग जो है वो बदतमीजी की हर हद को पार कर रहे हो। चार्ज अपन यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इस टेस्ट चार्ज को मैं स्मॉल q से डिनोट कर देता हूँ। ये टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल होगा ताकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो इसको अपन टेंडिंग टू जीरो लेते हैं, टेस्ट चार्ज को अपन काफी स्मॉल लेंगे। तो अपन ये देखेंगे इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कैपिटल Q की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। टेस्ट चार्ज जो है वो भी अपन ने Q लिया है, ये कैपिटल Q है, दोनों सेम सिमिलर चार्जेज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे जब अपन Q चार्ज ले रहे हैं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होगा इधर की ओर। उस फोर्स को मैं यहाँ पे F वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। तो जब Q टेस्ट चार्ज अपन ने लिया तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, F वेक्टर। और अगर मैं यूनिट टेस्ट चार्ज लेता तो यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होता है, F वेक्टर अपॉन Q। इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका हो जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द गिवन पॉइंट इन द फील्ड। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखिए, टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिए। यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको अपन ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ई वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो इसको इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a given point in electric field is defined as force experienced by unit test charge placed at that point in the field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे रखे हुए यूनिट टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स के बराबर होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आपका ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा आपका, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। और इसकी अगर अपन ऐसा ही यूनिट देखें तो ऊपर तो फोर्स है और नीचे चार्ज, फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। आगे अपन इसकी एक और यूनिट देखेंगे न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों यूनिट आपको ध्यान में रखना है। ये वोल्ट पर मीटर ये यूनिट कहाँ से आती है, ये अपन आगे स्टडी करेंगे जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन निकालेंगे। अभी ये यूनिट आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू, और इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा एरो से आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी
और ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट पे अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अपन कैलकुलेट करेंगे। यानी मान लीजिए आपके पास मल्टीपल चार्जेज हैं और उनकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका सभी चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनका वेक्टर सम होगा, जिसको अपन कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको अपन डिफाइन करेंगे। यहाँ तक देखिए किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर स्मॉल क्यू हमें गिवन होगा? स्मॉल क्यू अपन ने एक टेस्ट चार्ज अज्यूम किया है, तो स्मॉल क्यू ये जो एफ वेक्टर होगा, जैसे अपन एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे, इस कैपिटल क्यू की वजह से अपन फील्ड निकालेंगे, ये कैपिटल क्यू जो है उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स के एक्सप्रेशन में क्या आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब उसको स्मॉल क्यू से अगर आप कट करोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट आएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, कैपिटल क्यू का है, तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैपिटल क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो अपन आगे एक्सप्रेशन निकालेंगे, लेकिन अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका है कि किसी पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करें, स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे। तो स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका क्या होगा, अपन यूनिट चार्ज रखेंगे, उस पर कितना फोर्स लग रहा है उससे फील्ड का स्ट्रेंथ आपको पता लग पाए। तो ये एक ई वेक्टर को कैलकुलेट करने का तरीका है कि अपन यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, लेकिन जब ई वेक्टर आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखोगे ई वेक्टर जो है वो आपका क्यू पे डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इसका फील्ड थोड़ी है, किसका फील्ड है, कैपिटल क्यू का फील्ड है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि स्मॉल क्यू के ऊपर। तो ये अपन ने अज्यूम किया है, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया, उस पे देख लिया कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को अपन ने क्यू से डिवाइड कर दिया, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे फोर्स अपने को पता लग गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। ये क्लियर है? यस सर। सर देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले अपन एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला केस मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, सबसे पहले वही कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपन ने एक पॉइंट चार्ज ले लिया कैपिटल क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अपने को निकालना है। तो अपन आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे स्मॉल क्यू, और इस स्मॉल क्यू के ऊपर अपन इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे, एफ वेक्टर अपन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको वेक्टर जो है एफ वेक्टर जो है वो आपको लिखना है, तो यहाँ पे अपन हाँ बोलिए। बचे हैं मम्मा 540 नहीं 540। ये देखिए आप लोग क्लास को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी। मेरे को अननेसेसरी आपको म्यूट करना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए ये चीज। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, इस स्मॉल क्यू के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है पहले वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो कूलम्ब फोर्स है उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, उसके बाद इस एफ वेक्टर की डायरेक्शन लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो आपके पास क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो
तो यहाँ भी अपन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। और इसकी डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन किधर की ओर है, ये तो आपकी आर वेक्टर की ओर ही होगी, ये आपका आर वेक्टर है, जो स्मॉल क्यू है उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। तो ये जो फोर्स है किधर की ओर एक्ट हो रहा है, आर वेक्टर की ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो डायरेक्शन को अपन यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप। तो अपन ने फोर्स कैलकुलेट कर लिया है, स्मॉल क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, और यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन ये आएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये अपने पास आ जाएगा। यानी इसका मैग्नीट्यूड तो आपका आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्शन वही होगी जो आपकी आर वेक्टर की डायरेक्शन है। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें, ई को मैं वर्टिकल एक्सिस पे रख रहा हूँ, आर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड को प्लॉट कर रहा हूँ। जो ई वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को वर्टिकल एक्सिस पे रख रहे हैं और आर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं। तो जब आर टेंडिंग टू 0 होगा उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनफाइनाइट। तो आपका यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा इधर से, और फिर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चूंकि नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। इस टाइप का कर्व आपके पास आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस टाइप का कर्व आपके पास आएगा। तो देखिए ये क्लियर है कि नहीं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे अपन ने कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पे फील्ड निकाला है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए क्लियर है कि नहीं सभी को, ये क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। यस सर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एक पॉइंट चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। कोई भी पॉइंट चार्ज है, जैसे यहाँ पे कैपिटल क्यू था, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये आगे भी आपको रिक्वायर्ड होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिएगा कि कैपिटल क्यू यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ गई, आर कैप। अगर यहाँ पे कैपिटल क्यू एक नेगेटिव चार्ज होता तो उस केस में ये स्मॉल क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये कैपिटल क्यू आपका नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, और ये माइनस आर कैप किधर की ओर पॉइंट करेगा, ये आपका माइनस क्यू की ओर पॉइंट करेगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो फील्ड किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसका फील्ड किधर की ओर पॉइंट करता, टुवर्ड्स द चार्ज पॉइंट करता। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज पॉइंट करता है। और फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। जैसे अगर आपको मल्टीपल पॉइंट चार्जेस दिए हुए, एक चार्ज मान लीजिए आपका ये है, एक चार्ज मान लीजिए आपका ये है Q1, एक चार्ज मान लो ये है Q2, एक चार्ज है Q3,
और इसी तरह से बाकी चार्जेज हैं, एन चार्जेज आपके प्रेजेंट है। इस पॉइंट पी पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट पी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो कैपिटल Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर मैं ये ले लेता हूँ। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है आपका कितना, R1 वेक्टर। इसी तरह से Q2 जो है उसका पोजीशन वेक्टर अपन R2 वेक्टर ले लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर। Q3 का पोजीशन वेक्टर आपका हो गया R3 वेक्टर। अब यहाँ पे बहुत सारे चार्जेज आपके प्रेजेंट है। इसी तरह से मान लो Qn प्रेजेंट है आपका, nth चार्ज आपका प्रेजेंट है, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, Rn वेक्टर है। यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा डायग्राम, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख दिया Rn वेक्टर, यानी कैपिटल Qn जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, Rn वेक्टर। और अपने को इस पॉइंट P पे फील्ड पता करना है। P का पोजीशन वेक्टर मैं ये ले लेता हूँ R0 वेक्टर। यहाँ पे अपने को फील्ड पता करना है, ये जो पॉइंट P है यहाँ फील्ड अपने को पता करना है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर अपने पास है वो है R0 वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल चार्जेस है उनकी वजह से P पे फील्ड निकालेंगे, और फिर सभी फील्ड जो है उनका वेक्टर सम अपन ले लेंगे। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट देयर। तो अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को इस तरह से अपन लिख सकते हैं, the net electric field at a point is the vector sum of electric fields due to individual charges present. इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से अपन पॉइंट P पे फील्ड निकालेंगे, और फिर सभी फील्ड का वेक्टर सम अपन ले लेंगे। इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे मेरे को P पे नेट फील्ड निकालना है, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, पहले चार्ज की वजह से P पे फील्ड निकालिए, इस Q1 की वजह से P के ऊपर फील्ड कितना होगा, इसको मैं E1 वेक्टर बोल देता हूँ। फिर Q2 की वजह से P के ऊपर फील्ड कैलकुलेट कीजिए, इसको अपन E2 वेक्टर बोल देते हैं। Q3 की वजह से P पे फील्ड कैलकुलेट करो, इसको E3 वेक्टर बोल देते हैं। और इसी तरह से जो n चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से फील्ड कितना होगा, En वेक्टर। ये आपका रहेगा। अब आप इनको फर्दर जो है वो लिख सकते हो, E1 वेक्टर जो है उसकी वैल्यू लिख सकते हो E2 वेक्टर, और इसी तरह बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जैसे मेरे को E1 वेक्टर जो है उसका एक्सप्रेशन लिखना है, तो E1 वेक्टर जो है उसको कैसे लिखोगे, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले चार्ज की वजह से P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे Q1 है ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से P के ऊपर फील्ड किधर पॉइंट करेगा, ये अवे फ्रॉम कैपिटल Q1 पॉइंट करेगा, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड E1 वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा होगा। तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, और फिर अपन इसकी डायरेक्शन लिख देंगे। E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन ये जो डिस्टेंस है Q1P इसका स्क्वायर। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आपने ऐसे लिखा है, कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये था KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो KQ अपॉन RQ R वेक्टर, R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो R इंटू R कैप तो क्या हो जाएगा R वेक्टर, और नीचे क्या आ जाएगा R2। तो इस टाइप से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले अपन ये लिख देते हैं KQ अपॉन R3। यहाँ पे R3 क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है Q1P वेक्टर, ये अपने को लिखना पड़ेगा। इस वेक्टर को अपन क्या लिखेंगे, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो नीचे तो ये आ जाएगा मॉड R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इनटू यहाँ पे क्या आएगा, ये वेक्टर Q1P वेक्टर जिसको अपन ये लिखेंगे R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आ जाएगा। इसी तरह से आप E2 वेक्टर की वैल्यू लिखिए, E3 वेक्टर की वैल्यू लिखिए, और सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए।
तो जैसे E1 वेक्टर की वैल्यू अपने पास ये आ गई के Q1 अपॉन ये आ जाएगा मॉड R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब इनटू R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी तरह से E2 वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे। E2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी के Q2 अपॉन मॉड R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्यूब इनटू R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अप टू n चार्ज की वजह से फील्ड लिखेंगे। तो n चार्ज की वजह से फील्ड क्या आएगा के Qn अपॉन मॉड R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर क्यूब इनटू R0 वेक्टर माइनस Rn। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो वो सभी जो चार्जेस है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा। आप Q2 की वजह से भी यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करोगे, ये फील्ड किधर पॉइंट करेगा अवे फ्रॉम Q2 इधर की ओर पॉइंट करेगा। इसी तरह से Q3 की वजह से यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करोगे, ये फील्ड किधर पॉइंट करेगा अवे फ्रॉम Q3 पॉइंट करेगा। तो ये E1 वेक्टर हो गया, ये E2 वेक्टर हो गया, ये आपका E3 वेक्टर है। और फिर इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम आपको लेना है। n चार्जेस हैं तो n चार्जेस की वजह से फील्ड निकालो, सबका वेक्टर सम आप कैलकुलेट कर लो। तो इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी किसी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो आपको ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. देखिए इसको मिटा रहा हूं मैं। अब केस 2 अपन देखते हैं। पहले केस में तो अपन ने एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। अब अपन एक चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सेकंड केस अपन लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged circular ring रिंग जो है उसकी रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं और रिंग के ऊपर टोटल चार्ज Q ले लेते हैं जो रिंग की सर्कमफेरेंस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रिंग है, मान लीजिए आपकी बाइजेंट प्लेन में रिंग ले लेता हूं मैं, और रिंग की एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ पे अपने को फील्ड पता करना है। इस पॉइंट P के ऊपर, पॉइंट P पे अपने को फील्ड फाइंड आउट करना है। सर्कुलर रिंग है, इसकी जो एक्सिस है वो आपकी x एक्सिस के अलोंग है, रिंग जो है वो आपकी इस प्लेन में है, आपकी वाईजेड प्लेन में। तो इस रिंग के ऊपर कैपिटल Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग के ऊपर, और इसकी वजह से अपने को P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से पता करेंगे? अपन ऐसा कर सकते हैं कि इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट अपन कंसीडर करें। अगर मैं इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसको अपन एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको मैं dq से डिनोट कर देता हूँ। ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, क्योंकि ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट है तो इसको एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। इसकी वजह से P पे फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो पहले अपन इस पॉइंट चार्ज को P से ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि अपने को ये पता है कि dq की वजह से P के ऊपर जो फील्ड होगा वो दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड पॉइंट करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द चार्ज फील्ड पॉइंट करता। तो मैं क्या करता हूँ, इस dq को P से ज्वाइन कर देता हूँ, यहां से ज्वाइन कर दिया। अब इस dq की वजह से जो फील्ड होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा इधर की ओर। इस फील्ड को मैं de से डिनोट कर देता हूँ, इस फील्ड को de से डिनोट कर देते हैं। ये रेडियस आपको दी हुई है r है, और अपने को एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे अपने को फील्ड पता करना है।
ये सिचुएशन अपने को दी हुई है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हो, डी जो है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट चार्ज जो है उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, kq अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं इस dq की वजह से p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो ये डिस्टेंस आपको पता है dq से p की डिस्टेंस क्या होगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, यहाँ पे लिखा हूँ मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू, इसको अपन क्या लिखेंगे, k dq अपॉन नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर आप ले लीजिए, तो नीचे ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ये एंगल जो है ये मैं अल्फा ले लेता हूँ, अगर मैं नीचे एक सिमेट्रिकली एक एलिमेंट नीचे कंसिडर करूं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, इस पे भी चार्ज आपका dq है। अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आप एक स्मॉल एलिमेंट रिंग का कंसिडर करते हो तो इसकी वजह से अगर आप p पे फील्ड कैलकुलेट करो तो फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, क्योंकि इस पॉइंट की भी p से डिस्टेंस उतनी है और इस एलिमेंट के ऊपर भी चार्ज उतना ही है जो इस एलिमेंट के ऊपर था। इसकी डायरेक्शन अलग होगी, क्योंकि आपको ये पता है पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है वो या तो अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करेगा या टुवर्ड्स द चार्ज पॉइंट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करेगा। पहले इस पॉइंट को p से ज्वाइन कर दीजिए, इसको p से ज्वाइन कर दिया, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो आपका अवे फ्रॉम dq पॉइंट करेगा, यानी इस लाइन के अलोंग ये फील्ड आपका पॉइंट करेगा इधर। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, क्योंकि इसकी भी इस dq चार्ज की भी p से डिस्टेंस उतनी ही है जो इस dq चार्ज की। अब इन दोनों फील्ड को अगर अपन कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, ये एंगल भी आपका अल्फा रहेगा, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये एंगल भी आपका अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो इस d को अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा d cos अल्फा और एक कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा d sin अल्फा। इसी तरह से अपन ये जो d है इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा d cos अल्फा और एक कंपोनेंट ऊपर की ओर पॉइंट करेगा d sin अल्फा। ये जो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो कैंसिलाइज हो जाएंगे, d sin अल्फा से d sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो यहां से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे देखिए एलिमेंट और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जो एलिमेंट है उन दोनों की वजह से नेट फील्ड किधर आ रहा है, एक्सिस के अलोंग आ रहा है, अवे फ्रॉम द रिंग पॉइंट कर रहा है, नेट फील्ड इधर की ओर आ रहा है। एक्सिस के परपेंडिकुलर फील्ड जो है वो कैंसिलाइज हो रहा है, तो अपन पूरी रिंग की वजह से भी नेट फील्ड अपन ये कह सकते हैं किधर पॉइंट करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग भी पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द रिंग जो है पॉइंट करेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालोगे, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट आपने ले लिया तो इसके लिए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे अनदर एलिमेंट भी आपको मिलेगा यहाँ पे, तो इन दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे ये जो एलिमेंट लोकेटेड है इनकी वजह से जो फील्ड है उनके वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिलाइज हो जाएंगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिलाइज हो जाएंगे और एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट ऐड होंगे। तो जब आप नेट फील्ड कैलकुलेट करना चाहो इस रिंग के लिए, इस रिंग की वजह से एक्सिस पे, तो आप क्या करोगे, केवल फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करोगे, केवल d cos अल्फा को इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि अगर आपने d sin अल्फा को इंटीग्रेट भी किया तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो केवल d cos अल्फा को इंटीग्रेट करोगे तो आपको इस पूरी रिंग की वजह से p के ऊपर नेट फील्ड पता लग जाएगा। तो अगर मैं नेट फील्ड लिखना चाहूँ तो नेट फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d cos अल्फा। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने 2d cos अल्फा नहीं लिखा है, अगर आप 2d cos अल्फा लिखते हो इसका मतलब आपको केवल आधी रिंग पे ही इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आप एलिमेंट और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जो एलिमेंट है दोनों की वजह से फील्ड काउंट कर रहे हो। तो जब आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो और उसका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट भी कंसिडर कर रहे हो तो आधी रिंग को कवर करते ही आपका पूरा रिंग कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप d cos अल्फा को इंटीग्रेट कर रहे हो तो पूरी रिंग जो है उसके ऊपर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन d cos अल्फा, d की वैल्यू रख दो, cos अल्फा की वैल्यू रख दो, कितना आएगा देखिए
ये तो ये हो जाएगी k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा x अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो नीचे रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा, पहले से r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स वेरिएबल है। अपन एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे फील्ड निकाल रहे हैं, तो x कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी ही, केवल वेरिएबल क्या है? q। तो dq को आप अंदर रखोगे, बाकी सारी जो टर्म्स है उनको बाहर निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? kx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन dq। और इंटीग्रेशन dq क्या हो जाएगा? पूरी रिंग के ऊपर टोटल चार्ज। dq एक स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज हो गया, पूरी रिंग पे इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा? कैपिटल Q। तो आपके पास फील्ड का एक्सप्रेशन ही आ जाएगा, P इज इक्वल टू kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा। फील्ड किधर पॉइंट करेगा? अवे फ्रॉम द रिंग पॉइंट करेगा, एक्सिस के अलोंग अवे फ्रॉम द रिंग पॉइंट करेगा, यानी इधर की ओर फील्ड जो है नेट फील्ड पॉइंट करेगा। अगर नेगेटिवली चार्ज रिंग होती तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द चार्ज, सॉरी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग फील्ड आपका पॉइंट करता है। अब फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, ये आपका पॉइंट कर रहा है। और मैग्नीट्यूड कितना है? kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर बस एक ये समझा दो, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी cos अल्फा क्यों लिया? ये अपन में एक छोटे से एलिमेंट जो है, पहले ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एलिमेंट है इसकी वजह से मैंने फील्ड के दो कंपोनेंट निकाल लिए। इसकी वजह से नेट फील्ड कितना था? पी के ऊपर ये था नेट फील्ड। उसके दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी cos अल्फा और एक नीचे की ओर डी sin अल्फा। अब देखिए अगर मेरे को ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एलिमेंट जो है सिमेट्री का यूज नहीं करते अपन, तो अपन केवल एक ही एलिमेंट की वजह से फील्ड कैलकुलेट करके डी cos अल्फा डी sin अल्फा, फिर अपन डी cos अल्फा को अगर इंटीग्रेट करते तो अपने को पूरी रिंग के ऊपर इंटीग्रेट करते तो फील्ड का ये कंपोनेंट मिल जाता, एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट। डी sin अल्फा को इंटीग्रेट करते तो अपने को फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाता। लेकिन अपने को इस डी sin अल्फा को इंटीग्रेट ना करना पड़े, यानी पिक्चर से पहले ही क्लियर हो जाए, आपको इस डायग्राम से ही क्लियर हो जाए कि इसको इंटीग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, इंटीग्रेट करने पे वैल्यू 0 ही आएगी। तो उसके लिए अपन ने क्या किया? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक एलिमेंट चूज कर लिया और इस एलिमेंट से अपन ने ये दिखाया कि इसकी वजह से फील्ड आपका इधर की ओर है, जिसके दो कंपोनेंट होंगे डी cos अल्फा डी sin अल्फा। तो अब अगर आप इस एलिमेंट की वजह से फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो फील्ड का जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डी sin अल्फा, वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट की वजह से जो फील्ड है उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कैंसिलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट किधर पॉइंट कर रहे हैं? तो ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है, नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है, तो ये दोनों आपके कैंसिलाइज हो जाएंगे। और ये जो दोनों फील्ड है डी cos अल्फा, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो अब अपने को इस डी sin अल्फा को इंटीग्रेट नहीं करना, क्योंकि अपन ने प्रूव कर दिया है कि अगर कोई भी एलिमेंट चूज करते हो उसके लिए डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट तो रहेगा ही। जैसे ये रिंग है आपकी, इस रिंग की एक्सिस पे फील्ड पता करना है। अब कोई भी एलिमेंट आप चूज कीजिए, जैसे ये एलिमेंट आप चूज कर रहे हैं, इसकी ये एलिमेंट आपने चूज कर लिया, तो इसके लिए एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट भी रहेगा, ये एलिमेंट भी आपका रहेगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से अगर आप पी पे फील्ड निकालोगे तो फील्ड के ये जो कंपोनेंट है जो एक्सिस के पैरेलल है, ये कंपोनेंट तो आपके ऐड हो जाएंगे, और फील्ड के वो कंपोनेंट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेंगे वो आपके कैंसिलाइज हो जाएंगे। तो अब अपन ये प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक और सेम तरह का एलिमेंट रहेगा, जिसकी वजह से फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल होंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ऐड होंगे। तो इसका मतलब है जो नेट फील्ड है वो किधर की ओर होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग रहेगा आपका। जब आपको ये पता है कि नेट फील्ड जो है वो इधर की ओर पॉइंट करता है,
तो फिर इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, केवल डी cos अल्फा को इंटीग्रेट करो। पूरी रिंग पे इंटीग्रेट करोगे तो आपको फील्ड का एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट मिल जाएगा। वही नेट फील्ड भी होगा क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर फील्ड कैंसिलाइज होगा। तो देखिए क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास ये आ गया है KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है और आप ये पता कर सकते हो कि फील्ड जो है वो आपका कहाँ पे मैक्सिमम होगा। फील्ड एक्सिस के अलोंग किस टाइप से वेरी करेगा ये आप आसानी से पता कर सकते हो। जैसे ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, एक्सिस पे x डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन ये है, सेंटर से x डिस्टेंस पे KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपके पास है। अगर अपन x इक्वल टू 0 लेते हैं तो फील्ड कितना होगा? 0। अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, नोमिनेटर वाली टर्म 0 हो जाएगी, फील्ड कितना होगा? 0। एक्सिस पे तो फील्ड कितना होगा? 0। और अगर मैं यहाँ पे x जो है उसको r के रेस्पेक्ट में काफी लार्ज लेता हूँ, अगर मैं ये ले लेता हूँ x इज मच मच ग्रेटर देन, या पहले ये केस कंसिडर कर लेते हैं x इज मच मच लेस देन r। अगर ये केस में कंसिडर करता हूँ तो उस केस में अपन क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिए r के रेस्पेक्ट में x जो है वो आपका नेग्लिजिबल है, तो आप x स्क्वायर जो है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQX अपॉन नीचे क्या आएगा? r स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस टर्म को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया है तो ये कितना हो जाएगा? r टू द पावर। जब x r के रेस्पेक्ट में काफी कम है तब फील्ड क्या होगा? x के प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे फील्ड जो है वो आपका प्रोपोर्शनल टू x है, then x is much much less than r। अगर ये केस लेते हैं and x is much much greater than r, तो उस केस में क्या होगा? इस r स्क्वायर को इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो नीचे x क्यूब बचेगा, ऊपर x है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? KQ अपॉन x स्क्वायर। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी x डिस्टेंस पर फील्ड क्या होता है? KQ अपॉन x स्क्वायर। तो जब आप रिंग की एक्सिस पे बहुत लार्ज डिस्टेंस पे देखोगे तो रिंग कैसी नजर आएगी? एक पॉइंट चार्ज की तरह ही नजर आएगी, तो उसकी वजह से भी फील्ड कितना होगा? KQ अपॉन x स्क्वायर। और अगर अपन x टेंडिंग टू इंफिनिटी लेते हैं, ये केस भी वही है, व्हेन x इज मच मच ग्रेटर देन r, तो इसी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देता हूं। जब x की वैल्यू आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो e कितना आएगा? टेंडिंग टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या रहेगा? 0। तो सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। अगर x की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में काफी कम है, यानी सेंटर से, रिंग के सेंटर से स्मॉल डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा? KQX अपॉन r3। बहुत लार्ज डिस्टेंस पे KQ अपॉन x स्क्वायर, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना होगा फील्ड? 0। अब अगर ये पता करना है कि फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो उसके लिए तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। तो वो पता करने के लिए अपन इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देते हैं। when electric field is maximum, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, तब dy dx is equal to 0। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए और 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा वो देखिए। पहले dy dx अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उनको तो बाहर निकाल लेता हूँ, KQ को बाहर निकाल लिया,
अब ये बच गया न्यूमरेटर में तो x है, डिनोमिनेटर में क्या है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर t/2। इसको डिफरेंशिएट करना है तो अपन यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दे डिफरेंशिएशन का। नीचे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी नीचे ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर, ऊपर क्या आएगा डिनोमिनेटर r स्क्वायर, इसको तो बाहर ही रख लिया अपन ने, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 आएगा माइनस, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर ये है आपका, इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो क्या आ जाएगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले जैसे x टू द पावर 3/2 को करते हो डिफरेंशिएट, इस एक्सप्रेशन की पावर कितनी है 3/2, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लो डिफरेंशिएशन में जो यूज करते हैं, पावर तो सामने आ जाएगी 3/2 और यहाँ पे पावर हो जाएगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये हो गया। फिर अंदर वाली जो टर्म है उसको भी डिफरेंशिएट करोगे, अंदर वाली जो टर्म है वो क्या है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो गया इनटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है x, तो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर को भी रख देते हैं यहाँ पे माइनस x, ये आ जाएगा आपके पास और इसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको तो राइट हैंड साइड में लाके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर वाली टर्म को मैं 0 से इक्वेट कर देता हूँ। न्यूमरेटर में क्या है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस, यहाँ पे देखिए ये 2 जो है इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास रहेगा। और इसमें से अपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2 इसको कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रहेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म जो है ये तो पॉजिटिव टर्म है, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, 0 को इस पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा, इस टर्म को 0 से इक्वेट करो तो आपके पास क्या आएगा r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू r/√2 प्लस माइनस r/2 भी r/√2 भी लिख सकते हो, या सिंपली अगर केवल पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग वेरिएशन देखना है तो x इक्वल टू r/√2 पे क्या होगा, फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, ये जो है वो आपका मैक्सिमम है। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई है, अगर मैं फील्ड के मैग्नीट्यूड को x के साथ प्लॉट करना चाहूँ तो आसानी से प्लॉट कर सकता हूँ, x इक्वल टू 0 पे फील्ड 0 रहेगा, फिर x मच लेस देन r के लिए फील्ड लीनियरली वेरी करेगा x के साथ, x मच ग्रेटर देन r के लिए फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे फील्ड आपका टेंडिंग टू 0 होगा, और फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा x इक्वल टू r/√2 पे। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको x के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को x के साथ प्लॉट करना है तो प्लॉट आपका इस तरह से रहेगा, इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई भी चीज नहीं क्लियर है तो पूछ सकते हो। ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो इसको अपन यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, इसको इधर वाला जो पार्ट है इसको मैं मिटा रहा हूँ, केवल फील्ड के मैग्नीट्यूड जो है उसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है, फील्ड के मैग्नीट्यूड को प्लॉट कर रहे हैं। ये आपका एक्सिस से डिस्टेंस है जिसको अपन यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस जो है सेंटर से उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को ई से डिनोट किया जाता है। तो जब x इक्वल टू 0 है तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, यानी आप ओरिजिन पे लोकेटेड हो। रेडियस मान लीजिए ये है आपकी x इक्वल टू r, ये वैल्यू है आपकी। तो जब x मच लेस देन r होगा, यानी इस छोटे से रीजन के अंदर आप देखोगे कर्व जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रहेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कर्व है। उसके बाद ये जो है ये आपका कर्व इंक्रीज होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कहाँ पे x इक्वल टू r/√2 पे
x इक्वल टू r बाई रूट टू पे फील्ड आपका मैक्सिमम होगा, तो r बाई रूट टू कुछ यहाँ पे रहेगी आपकी, यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद जो फील्ड है वो आपका x मच मच ग्रेटर देन r पे फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और ऊंचा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद ये कर्व आएगा आपका, यानी इस रीजन में आपका क्या रहेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। जब x मच मच ग्रेटर देन r रहेगा तो इस रीजन में फील्ड जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होगा। x इक्वल टू r बाई रूट टू पे फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, और x मच मच लेस देन r, यानी ये जो रीजन है इसमें कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो इस टाइप का कर्व जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें कोई भी चीज नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से आपको क्लियर होगी, देखिए यहाँ पे इस रीजन के अंदर फील्ड जो है वो आपका x के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे SHM का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। कैसे बनेगा मैं आपको अभी बताता हूँ ये चीज। जैसे मान लो एक रिंग दे दी है, एक रिंग आपको दे दी गई है, चार्ज रिंग है, टोटल चार्ज मान लीजिए Q है, रेडियस इसकी R है, इसके सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है O के ऊपर माइनस, ये इसकी एक्सिस है। रिंग आपकी कौन से प्लेन में होगी, YZ प्लेन में होगी, ये एक्सिस x एक्सिस कहलाऊंगा। अब ये कह रहा है कि अगर इस माइनस Q को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाए एक्सिस के अलोंग, अगर मैं इसको x से डिस्प्लेस कर देता हूं और डिस्प्लेस करके मैंने छोड़ दिया तो इसका मोशन किस टाइप का होगा, और अगर ये आपका SHM है तो SHM के लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस माइनस Q को आपने डिस्प्लेस कर दिया है, कितने से डिस्प्लेस किया, x से। जैसे ये एक्सिस है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। सेंटर पे था पहले ये चार्ज, सेंटर के ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा माइनस Q के ऊपर 0, क्योंकि यहाँ पे फील्ड की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो फील्ड अगर 0 है, फील्ड आपका क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। तो अगर माइनस Q के ऊपर आपको फोर्स निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से कैलकुलेट कर लो। माइनस Q जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आपको फोर्स जो है वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। माइनस Q पे कितना एक्ट होगा, अगर यूनिट टेस्ट चार्ज पे E वेक्टर एक्ट हो रहा है तो माइनस Q पे कितना एक्ट होगा, माइनस Q इंटू E वेक्टर। तो जब भी किसी चार्ज पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से कैलकुलेट कर सकते हो फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू E वेक्टर। जैसे Q चार्ज पे फोर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। तो जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनिशियली जब ये चार्ज आपका यहाँ पे माइनस Q यहाँ पे लोकेटेड है तब तो इस पे फोर्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड भी 0 है। लेकिन जब आपने इसको x से डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे ले आए माइनस Q, तो इस पे फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स किधर की ओर एक्ट होगा, तो चूंकि फील्ड तो इधर की ओर पॉइंट करेगा, यहाँ पे फील्ड वेक्टर इधर की ओर पॉइंट करेगा, क्योंकि एक्सिस पे फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है इस रिंग के ऊपर, तो एक्सिस पे फील्ड किधर की ओर पॉइंट करेगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द रिंग, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग फील्ड आपका पॉइंट करेगा। लेकिन चूंकि चार्ज नेगेटिव है तो इसके ऊपर जो फोर्स का एक्सप्रेशन अपन लिखेंगे एफ वेक्टर, वो क्या आएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फील्ड वेक्टर। ये जो फोर्स है ये किधर की ओर पॉइंट करेगा, ई वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर की ओर एक्ट होगा, वो इधर की ओर एक्ट होगा, एफ वेक्टर। और उसका मैग्नीट्यूड आप यहां से पता कर सकते हो, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू
यहाँ पे माइनस साइन में लगा रहा हूँ क्योंकि फोर्स आपका एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो माइनस क्यू इंटू ई की वैल्यू, तो जब आपका x मच मच लेस देन आर हो, क्योंकि अपन ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो x इज मच लेस देन आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर से स्मॉल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, k q x अपॉन r क्यू। ये फोर्स लगेगा। और अगर आप ये फोर्स जो है इसका नेचर देखो, तो ये फोर्स आपका प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, k q स्मॉल q r क्यूब इंटू एक्स। ये फोर्स का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा एसएचएम में होता है, वैसा ही एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है। फोर्स को आप ये लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस k q स्मॉल q अपॉन r क्यूब इंटू एक्स। और यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k q स्मॉल q m r क्यूब इंटू एक्स। और ये एसएचएम जो है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ गया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एसएचएम में एक्सेलरेशन का इसी तरह का एक्सप्रेशन रहता है। तो यहाँ से आप इक्वेट करके ओमेगा की वैल्यू पता कर सकते हो। ओमेगा कितना रहेगा, रूट k q स्मॉल q अपॉन m r क्यूब, और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, इससे पता लग जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है, क्योंकि इस रीजन में जब x आपका मच लेस देन r है, तब आपका फील्ड क्या है, x के प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है रिंग के सेंटर पे, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया है, तो डिस्प्लेस पोजीशन में उस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग पॉइंट करेगा, ये इसको वापस चार्ज को सेंटर की ओर पुल करेगा। तो इस केस में चार्ज जो है वो आपका किस टाइप का मोशन करेगा, ऐसे जंप करेगा। तो देखो ये क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट देखें, तो ये दोनों जो फॉर्मूला है ये आपको याद रहने चाहिए। जैसे एक तो अपन ये देख चुके हैं, अगर पॉइंट चार्ज है तो उससे r डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, इस पॉइंट P पे फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा kq अपॉन r स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करेगा, चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज पॉइंट करेगा। रिंग है, अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है जिसपे चार्ज q है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन ये रहेगा, इस पॉइंट P पे is equal to k cube small x upon r square plus x square to the power ये रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो थर्ड केस है वो अपन देखते हैं कि अगर आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क दी हुई है तो उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। केस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged disk, uniformly charged disk। एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क आपको दी हुई है, जैसे ये डिस्क है मान लो, और इसकी सरफेस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी डिस्क के ऊपर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपको दिया है। ये इस डिस्क का सेंटर है, डिस्क आपकी वाईजेड प्लेन में है और इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस का लंब, एक्सिस इधर है। फिर से अपन सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस पॉइंट P पे,
फील्ड का एक्सप्रेशन अपने को पता करना है, किस टाइप से पता करेंगे एनीवन? सर डिस्क के सेंटर पे हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, सब पॉइंट, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे हाँ, यहाँ पे अगर एक पॉइंट चार्ज आप लेते हो तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकालोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर वो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्क एक प्लेन ऑब्जेक्ट है आपकी। तो ज्यादा बेटर है यहाँ पे जो एलिमेंट आप चूज करो वो किस टाइप का होना चाहिए, एक सर्कुलर रिंग टाइप एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि अपन ने अभी एक सर्कुलर रिंग की वजह से एक्सिस पे फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया है। तो वो एक्सप्रेशन अगर पता है तो एक रिंग की वजह से फील्ड कैलकुलेट करो, फिर उसको इंटीग्रेट करो, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक या रेडियस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेके कैपिटल आर तक। ये जो डिस्क है इसके लिए अपन ने टोटल चार्ज ले लिया है क्यू और इसकी रेडियस है आर। अब की बार चार्ज जो है वो डिस्क की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया यूनिट सरफेस एरिया पे कितना चार्ज है। तो यहाँ पे क्यू चार्ज कितने एरिया पे लोकेटेड है, इसका जो एरिया है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से अपन डिनोट करेंगे। वैसे ही जैसे आप मास डेंसिटी को डिनोट करते हो, लीनियर मास डेंसिटी को लेम्डा से, सरफेस मास डेंसिटी को सिग्मा से और वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो से, वैसे ही यहाँ पे अपन चार्ज डेंसिटी को भी लेम्डा सिग्मा रो से अपन डिनोट करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाएगा। ये क्या हो गया, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज लोकेटेड है, क्योंकि अपने को पता था चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल एरिया इसका कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया पे क्यू चार्ज है, यूनिट एरिया पे क्या होगा, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन ने सिग्मा बोल दिया है। अब एक रिंग टाइप एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर लो, ये एलिमेंट आप ले लीजिए, ये एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया है। इस रिंग की जो रेडियस है मैं आर ले लेता हूं, रिंग की रेडियस आर ले लिया, और इस रिंग की जो थिकनेस है मैं डी आर ले लेता हूं। इस रिंग की जो थिकनेस है वो अपन डी आर ले लेते हैं। ये जो थिकनेस आपकी रहेगी ये होगी डी आर, और इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज है वो आप पता कर सकते हो। रिंग के ऊपर जो चार्ज है उसको मैं dq से डिनोट कर देता हूं। एक एलिमेंट अपन ने चूज किया है, तो इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज होगा, रिंग का सरफेस एरिया देख लो कितना है, ये जो सरफेस एरिया है ये कैलकुलेट कर लो। आपको ये पता है यूनिट सरफेस एरिया पे इतना चार्ज है सिग्मा, तो इस रिंग के एरिया के ऊपर कितना चार्ज लोकेटेड होगा इस एरिया के ऊपर, ये आप कैलकुलेट कर लो। तो ये आ जाएगा सिग्मा इनटू इस रिंग का एरिया, रिंग का एरिया कितना है, 2 पाई आर डी आर। सिग्मा की वैल्यू आप रख दीजिए, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, q अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, या dq को आप ये लिख सकते हो, dq इज इक्वल टू q अपॉन 2q अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर। इस रिंग पे चार्ज पता लग गया, रिंग की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। रिंग के सेंटर से एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस पे फील्ड पता करना है। फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अभी बताया था कि अगर रिंग पे चार्ज q है तो एक्सिस पे x डिस्टेंस पे फील्ड क्या होता है, kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। वही यूज कर लो यहाँ पे चार्ज जो है उसकी वैल्यू तो dq है, x डिस्टेंस पे फील्ड पता करना है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। रेडियस कितनी है रिंग की, स्मॉल आर, तो यहाँ पे रखेंगे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ गया, ये फील्ड आ गया। और ये फील्ड किधर पॉइंट करेगा, तो रिंग की वजह से फील्ड किधर पॉइंट करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज पॉइंट करेगा इधर की। तो अब अपन इसको डी को इंटीग्रेट कर देते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो इस पूरी डिस्क की वजह से पॉइंट डी पे फील्ड अपने को पता लग जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो नेट फील्ड है आपका डी के ऊपर वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी आ जाएगा। अब डी की वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर एक्सप्रेशन में, इंटीग्रेशन
डी की वैल्यू ये है, इसमें डी क्यू की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करो तो ये आएगा kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू डी क्यू की वैल्यू क्या है 2q अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर, यहाँ पे आ जाएगा आर, आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो स्मॉल आर आपका 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी करेगा, तो 0 से कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट करो। तो देखो यहां तक ये सभी को क्लियर है कि नहीं, फिर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक देखिए सभी को क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ये सभी को? यस सर क्लियर है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब इंटीग्रेशन है सिंपल, कांस्टेंट टर्म्स को तो आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल दो। पहले तो ये देखो क्या बाहर आ रहा है, 2q बाहर आएगा, k बाहर आएगा, x बाहर आएगा, 2kqx, ये तो बाहर आ गया। ये तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्मॉल आर है, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। स्मॉल आर वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। इस 2 को भी अंदर रख लेता हूं, ये आ गया आपके पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। अगर मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r dr इज इक्वल टू dt, ये आपके पास आएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dt अपॉन t टू द पावर 3/2। इसमें तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है t टू द पावर माइनस 3/2 dt। x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करो तो t की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 3/2 प्लस 1 यानी माइनस 1/2, माइनस 1/2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें माइनस साइन आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन रूट टी लिख देते हैं, ये आ जाएगा। तो t की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए, यहाँ पे t कितना था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन रख देते हैं, -2, इस -2 को तो बाहर ही ले लेते हैं, ये यहीं पे लिख रहा हूँ अभी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू लोअर लिमिट स्मॉल आर है, अपर लिमिट कैपिटल आर। तो एक बार तो अपन क्या करेंगे, आर की जगह कैपिटल आर पुट करेंगे और एक बार आर की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो क्या आएगा आपके पास, वो देखो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। इसको -2 को बाहर निकाल लो, ज्यादा बेटर है, या 2 को एटलीस्ट बाहर निकाल, 2 को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, -1 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन। अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो -1 अपॉन एक्स बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन एक्स। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2kq अपॉन आर स्क्वायर, और ये आएगा 1 माइनस x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। ये फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा, kq अपॉन आर स्क्वायर
इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें कोई भी चीज नहीं क्लियर है कैलकुलेशन के अंदर तो आप पूछ सकते हो। ये क्लियर है सभी को? देखो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो डिस्क की एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा 2kq अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये क्लियर है सभी को? यस सर। एक बार फिर बता दो। ये इंटीग्रेशन बताना है या यहाँ पे? हाँ सर ये। यहाँ से यस सर। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक्सप्रेशन यहाँ तक तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, एक रिंग टाइप एलिमेंट लिया था उसकी वजह से फील्ड निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से कैपिटल आर तक। पूरी डिस्क की वजह से ये फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। अब जब अपन इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो इंटीग्रेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको बताया था प्रोडक्ट रूल होता है, उसी तरह से बहुत सारे रूल आपके रहते हैं, जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूमरेटर के अंदर। तो आप ये जो फंक्शन है इसको आप t के बराबर ले लो, वेरिएबल t के बराबर ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2r dr इज इक्वल टू dt। तो ऊपर जो 2r dr है उसकी जगह तो dt पुट कर दो और नीचे जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसकी जगह t पुट कर दो, ये आ गया। और यहाँ पे आ गया t टू द पावर माइनस 3/2 dt। तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n, ये कितना होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 अपॉन रूट t, और इसमें t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो -2 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये तो इंटीग्रेशन जो है वो हो गया आपका। तो इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन ये रहेगा। इसमें 2 को तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा -1 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें पहले अपर लिमिट पुट किया तो -1 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस साइन पुट करने के बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। लेकिन जब लोअर लिमिट पुट करोगे तब भी कितना आएगा, -1 अपॉन आर की जगह तो 0 पुट कर दिया, -1 अपॉन एक्स बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1/x। अब ये जो x था आपका बाहर, इस x को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओगे तो ये टर्म तो 1 हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई होगी 1 इधर लिख दिया, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये हो गया एक डिस्क जो है उसकी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब अपन एक स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नेक्स्ट जो केस है वो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to uniformly charged straight wire segment, straight wire segment। अगर मान लो कि आपको एक वायर दिया हुआ है, ये वायर है, ध्यान दीजिएगा,
ये आपको दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज इस पे मान लो प्लस क्यू चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे अगर इसकी लेंथ एल होती, क्यू चार्ज होता, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल। तो आपको क्यू बाई एल दिया हुआ है जिसको लैम्डा से डिनोट किया है। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये गिवन है, यानी वायर की यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा, ये आपको दिया हुआ है। अब इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर या आर ले लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट आपका है पी। इस पॉइंट पी पे आपको फील्ड पता करना है। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है पी जिस पे आपको फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको मान लीजिए ये एंगल दिए गए, ये एंगल आपको दिए गए, ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा 1 है और ये एंगल आपका थीटा 2 है, ये आपको गिवन है। यानी वायर के लोअर एंड को आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्वाइन करोगे, ये लोअर एंड लाइन है, ये परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाएगी वो थीटा 1 होगा। और वायर के अपर एंड को आप पी से ज्वाइन करो, ये अपर एंड लाइन हो गई, ये अपर एंड लाइन परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाएगी वो आपका थीटा। तो आपको थीटा 1 और थीटा 2 गिवन है। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे आपको फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। किस तरह से पता करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ मान लेते हैं। ये एंगल आपको दिया हुआ है और इस आर को भी मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस परपेंडिकुलर के फुट से वाई डिस्टेंस पर, वाई हाइट पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ये एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है, डी वाई, ये लेंथ आपके पास है डी वाई। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट आपने कंसिडर किया है, इस पे कितना चार्ज होगा वो आप पता कर सकते हो। डी क्यू चार्ज कितना आ जाएगा, यूनिट लेंथ पे चार्ज है लेमडा, तो डी वाई लेंथ पे कितना होगा, लेमडा इंटू डी वाई। इस पे जो चार्ज है वो आपका लेमडा डी वाई हो, और इसकी वजह से पी पे फील्ड पता कर लीजिए। तो इसकी वजह से पी पे फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट चार्ज को, इस एलिमेंट को पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। इस एलिमेंट को पी से ज्वाइन कर दीजिए, इसको पी से ज्वाइन कर दिया, और इसकी वजह से जो फील्ड है वो अवे फ्रॉम द एलिमेंट पॉइंट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये फील्ड आपका इधर की ओर पॉइंट कर, ये एंगल मैं थीटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो डी है ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे पॉइंट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे पॉइंट करेगा। और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा डी cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी sin थीटा। ये अब अगर आप डी cos थीटा को इंटीग्रेट करते हो तब तो आपको फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। और अगर डी साइन, ये साइन थीटा है बेसिकली, डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हो तो वायर के पैरेलल जो फील्ड का कंपोनेंट आएगा वो आपको पता लग जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ। इधर की ओर आप एक्स एक्सिस ले लो और ऊपर की ओर वाई एक्सिस ले लो, ये अपने अनुसार आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने चूज कर लिया है। अब इस वायर की वजह से पॉइंट पी के ऊपर फील्ड का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करना है, ईएक्स पता करना है, तो उसके लिए तो आपको किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी cos थीटा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। और अगर फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट पता करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये डी cos थीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कितना आएगा वो देखिए। डी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये पॉइंट चार्ज है आपका लेमडा डी वाई,
और इससे r डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस है इसको अपन किसी सिंबल से डिनोट कर देते हैं। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं, कोई भी डिस्टेंस आप इसको ले लीजिए। जैसे ये अपन ने y से डिनोट किया है, ये अपने को r गिवन है, तो इसको किससे डिनोट करें, कोई और सिंबल जो है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर अपन इसके लिए अगर सिंबल यूज करें, क्या सिंबल यूज करना चाहिए, मैं इसको d ले लेता हूँ इस फिक्स डिस्टेंस को, ताकि इसको r से डिनोट कर देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ये फिक्स डिस्टेंस है, y से d डिस्टेंस पे फील्ड पता करना है, और इस एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो गई r। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, लेमडा dy, ये तो चार्ज हो गया, q अपॉन kq अपॉन r स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन होता है। तो k इंटू जो चार्ज है इस एलिमेंट के ऊपर वो क्या हो गया, लेमडा dy, तो k इंटू चार्ज अपॉन r स्क्वायर। इससे r डिस्टेंस पे अपन फील्ड देख रहे हैं पॉइंट p में, तो ये तो डी की वैल्यू हो गई इनटू cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा दी। अब यहाँ पे देखिए जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे r की वेरिएबल है, y की वेरिएबल है, थीटा की वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो अपन चाहेंगे इंटीग्रेट करने से पहले अपन इनको सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में ले आए, ताकि अपने इंटीग्रेशन जो है वो आसान रहे। तो वो अपन कैसे करेंगे, पहले तो y जो है उसको आप थीटा की टर्म्स में डिनोट कीजिए, ये d गिवन है, ये कांस्टेंट है। तो अगर आपको मान लीजिए y जो है उसको एक्सप्रेस करना है, y अपॉन d किसके बराबर होगा, tan थीटा। आप ये लिख सकते हो y इज इक्वल टू d tan थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy कितना आएगा, d sec स्क्वायर। तो dy की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dy की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे r की जगह क्या पुट करेंगे, तो r को भी थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो। कैसे करोगे, r को आप ये लिख सकते हो d अपॉन cos थीटा या d sec थीटा, r की जगह ये लिख सकते हो। तो आप इस एक्सप्रेशन में r को भी थीटा की टर्म्स में लिखिए, dy को भी थीटा की टर्म्स में लिखिए, तो ये पूरा इंटीग्रेशन आपका थीटा की टर्म्स में आ जाएगा। तो अगर अपन ये कैलकुलेशन करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगा वो देखिए, ex की वैल्यू क्या आ जाएगी, ex इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k लेमडा dy, dy की वैल्यू क्या होगी, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू cos थीटा, ये आएगा यहाँ पे cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा d स्क्वायर sec स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये लाइट चली गई है, यहाँ पे आज इंस्टीट्यूट के अंदर लाइट का ये पंगा है। देखिए मेरा आवाज आ रहा है सभी के पास, यस सर। तो Yes, sir. ये लाइट चली गई है, लोग पता नहीं जब जनरेटर ऑन करेंगे तभी क्लास कंटिन्यू हो पाएगी। तो ये जो वायर है इसकी वजह से वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आज का जो मीटिंग है यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि 3 बजने को है और ये जनरेटर ऑन करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये जो मीटिंग है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपको कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। और ये इस तरह की जो हरकत आप करते हो, जैसे स्टार्टिंग में आपने कुछ गाना वगैरह चला दिया था, अगर इस टाइप की हरकत करोगे तो आप पकड़े जाओगे, ये आप मान के चलिए। और पकड़े जाओगे तो फिर मैं कम से कम नहीं पढ़ाऊंगा, तो कोई और टीचर का क्लास अटेंड करना फिर।
तो ये जो मीटिंग है ये यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके सर। थैंक यू सर।